हेलो दोस्तों लुसेंट साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इस तीसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है। उस पर टेम्परेचर का क्या असर होता है, प्रेशर का क्या असर होता है और हेनरी लॉ क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अच्छा से समझ लीजिए। देखिए तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है दोस्तों। सॉल्युबिलिटी का सिंपल मतलब होता है किसी दिए गए सॉल्वेंट में कितना अधिकतम सॉल्यूट घुल सकता है, उसी की मात्रा को हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लेकिन हम मात्रा कितना लेंगे ताकि ये अच्छे से हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सके। तो सॉल्वेंट आपको लेना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं और उसमें आप सॉल्यूट को घोलते हैं तो जितना अधिकतम सॉल्यूट उसमें घुलेगा उसी मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे 100 ग्राम अगर आप पानी लेते हैं और उसमें अधिकतम आप नमक को घोलते हैं और अधिकतम नमक उसमें 30 ग्राम घुलता है तो नमक का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह याद रखेंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब हो जाएगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अधिकतम कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल सकता है, उसी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी किसके लिए डिफाइन होगा, सॉल्यूट के लिए। क्लियर है। अब सॉल्युबिलिटी को निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, किसी भी सॉल्यूट का अगर सॉल्युबिलिटी निकालना है तो उसका मास को लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दीजिए और नीचे उसमें डिवाइड कर दीजिए सॉल्वेंट के मास से और 100 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉल्युबिलिटी, आ जाएगा उस सॉल्यूट का, ठीक है। क्लियर है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्लियर हो गया। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अधिकतम सॉल्यूट घुल सकता है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूट का मास ऊपर लिख दीजिए, सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिएगा तो उस सब्सटेंस का, उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट दिया है, 1.5 ग्राम का सॉल्यूट है जिसको 15 ग्राम के मतलब 15 ग्राम वाटर में डालते हैं। वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, टेम्परेचर दिया गया है। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है उसका सॉल्युबिलिटी बताइए इस टेम्परेचर पे। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूट का मास लिख देंगे। सॉल्यूट का मास दिया है 1.5 ग्राम। उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास मतलब 15 ग्राम वाटर हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। उसके बाद सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास बट्टा सॉल्वेंट का मास अगुना 100। तो ये हो गया आपका सॉल्यूट का मास 1.5 ग्राम बट्टा 15 ग्राम हो गया, सॉल्वेंट का मास अगुना कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 ग्राम। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट जो है उसका सॉल्युबिलिटी जो आया वो कितना आया, 10 ग्राम आया, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम 100 ग्राम अगर आप यहाँ पे वाटर लीजिएगा तो उसमें ये जो सॉल्यूट है वो कितना घुलेगा, 10 ग्राम घुलेगा, ठीक है। तो दोस्तों सॉल्युबिलिटी क्या होता है, क्लियर हो गया। मतलब आप जो भी 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं उसमें अधिकतम कितना सॉल्यूट घुल सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। हर एक सॉल्वेंट का याद रखिएगा अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज करेगा, वो आगे हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी जो होता है सब्सटेंस का, उसका कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो देखिए पहला इफेक्ट करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बना रहा है, इसीलिए सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, कौन घुलने वाला अच्छा है, कौन घुलने वाला अच्छा है, इस पे डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों याद रखिएगा टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। मान लीजिए चीनी और पानी आप घोल रहे हैं तो उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसके सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को जानेंगे। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों। पोलर सॉल्वेंट का सिंपल मतलब याद रखिएगा, ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा लिक्विड जिसमें चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज होता है। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत सारा होता है लेकिन ये 2 जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वाटर और अल्कोहल जो होता है वो पोलर होता है।
उसके बाद याद रखिएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, टॉलिन हो गया, ये सब जो चीज़ है दोस्तों ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा होगा वैसे में घुलेगा, मतलब जैसा सॉल्यूट का नेचर होगा वैसा ही सॉल्वेंट में घुलेगा। मतलब आप कह सकते हैं पोलर अगर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। याद रखिएगा पोलर वाला जो सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो नॉन पोलर वाला सॉल्यूट होगा वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। इसका मतलब एक हम लोग एक नियम बना देते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा होगा वैसा में ही घुलेगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर जो होगा वो पोलर में घुलेगा, बट डू नॉट डिजोल्व इन नॉन पोलर, लेकिन पोलर जो होगा वो नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा लेकिन नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा लेकिन वह पोलर में नहीं घुलेगा, जैसा होगा वैसा ही में घुलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए अल्कोहल, जो दोस्तों अल्कोहल ऊपर बता चुके हैं ये पोलर होता है, और अल्कोहल घुलेगा किस में घुलेगा, वाटर में घुल जाएगा, क्या कि वाटर भी पोलर होता है, तो दोनों पोलर है इसलिए एक दूसरे में क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन अल्कोहल को अगर आप बेंजीन में घोलते हैं तो बेंजीन में अल्कोहल नहीं घुल पाएगा, क्योंकि बेंजीन जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्लियर है। उसी तरह नॉन पोलर जो सॉल्यूट होगा दोस्तों याद रखिएगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, लेकिन वो पोलर में नहीं घुल सकता है क्योंकि उसके जैसा नहीं है। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड का अगर हम बात कर ले, ये भी नॉन पोलर होता है। कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो बेंजीन में घुलेगा लेकिन वह वाटर में नहीं घुलेगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन जो होता है नॉन पोलर होता है, इसलिए एक दूसरे में घुल जाएगा। लेकिन यह जो होता है दोस्तों याद रखिएगा ये वाटर में नहीं घुलेगा, क्योंकि वाटर में पोलर होता है। बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे दोस्तों, अगर आप थर्मोकोल को देखिएगा, थर्मोकोल को अगर आप पानी में डालिएगा तो नहीं घुलेगा, लेकिन यही इसी को मतलब बहुत सारे देखिएगा यूट्यूबर बनाते हैं। थर्मोकोल को अगर आप पेट्रोल में रखते हैं, थर्मोकोल को किस में रखते हैं, पेट्रोल में रखते हैं, तो ये थर्मोकोल जो है दोस्तों वो गायब हो जाता है। मतलब थर्मोकोल गायब नहीं होता है, थर्मोकोल पेट्रोल में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, तो देखिए थर्मोकोल जो होता है दोस्तों ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, और पेट्रोल जो होता है वो भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, इसलिए हाइड्रोकार्बन में घुल जाएगा। इसलिए थर्मोकोल जो होता है दोस्तों वो पेट्रोल में घुल जाता है लेकिन वो पानी में नहीं घुल पाता है। इसीलिए बहुत सारा शॉर्ट वीडियो में आप देखे होंगे जो थर्मोकोल को जब पानी में रखा जाता है तो नहीं घुल पाता है, लेकिन वही थर्मोकोल को पेट्रोल में रखा जाता है तो घुल जाता है और आपको लगता है थर्मोकोल क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। पोलर नॉन पोलर में नहीं घुल सकता है और नॉन पोलर पोलर में नहीं घुल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉलिबिलिटी पर। तो हम लोग बात करेंगे सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए जब सॉलिड को लिक्विड में घोलिएगा दोस्तों तो दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, एक हीट रिलीज हो सकता है या हीट एब्जॉर्ब हो सकता है। किसी सॉल्यूशन से हीट रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, किसी सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होता है लगता है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, और जो घोलने का काम करते हैं उसको डाइजोल्यूशन बोलते हैं। डाइजोल्यूशन मतलब घोलना। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोलते हैं मतलब उसका डाइजोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक हो गया मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ। याद रखिएगा सॉलिड और लिक्विड को घोलते हैं और वह एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सॉलिड इंटू लिक्विड याद रखिएगा अगर एंडोथर्मिक है मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ, एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्युबिलिटी होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा आपको ध्यान रखना है, अगर सॉलिड इंटू लिक्विड जो है, जो सॉल्यूशन आप बनाए हैं वो जो डाइजोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक हो गया, सॉलिड को लिक्विड में डाले और वो एक्सोथर्मिक हो गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड का।
सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं। अगर इंडोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक रहा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान से ज़्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसको ध्यान मत रखिएगा, बस सुन लीजिए। डाइजोल्यूशन ऑफ NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, इसको अगर वाटर में आप डालते हैं तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, और हीट एब्जॉर्ब हुआ है मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन वही अगर आप सेरियम सल्फेट लेते हैं, लिथियम कार्बोनेट लेते हैं, या सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, और इसको पानी में अगर आप डालते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो है आपका कौन प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज होगा। बात समझे? तो याद रखिएगा, इंडोथर्मिक अगर होगा सॉलिड इनटू लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, मतलब और ज़्यादा घुलेगा। और अगर एक्सोथर्मिक रहा तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम्पल में नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तब, किस केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड का। अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड का, तो उस केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो देख लिए, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, सॉलिड और लिक्विड का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें दोस्तों प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इनकम्प्रेसिबल होता है। 9th क्लास से ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड जो होता है हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड देख लिए, टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। तो अगर गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो याद रखिएगा, गैस जब लिक्विड में घुलता है तो ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। और जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो आपको बता चुके हैं, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख चुके हैं क्लियर, द डाइजोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, गैस जो लिक्विड में घुलता है उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्सोथर्मिक होता है। इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब जो पानी आप लिए, समुद्र का पानी या किसी तालाब का पानी, उसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो जो ऑक्सीजन उसमें घुला है उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें से निकलने लगेगा। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, मछली या कोई भी जानवर जो पानी में रहता है उसको गर्मी के दिनों में दिक्कत होता है रहने में, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। क्योंकि जो गैस उसमें घुला है उस लिक्विड में, वो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका जो सॉल्युबिलिटी है, उसका जो घुलनशीलता है, वो क्या होगा, कम होने लगेगा। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जो भी जानवर पानी के अंदर रहते हैं वो ठंडा में अच्छा फील करते हैं, क्योंकि उनको पूरा ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन गर्मी के दिनों में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके वजह से उनको अंदर रहने में परेशानी होता है। तो याद रखिएगा, ठंडा में टेम्परेचर कम होगा तो गैस ज़्यादा घुला रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा घुला रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुला रहेगा। लेकिन गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए पानी के अंदर जो ऑक्सीजन और अदर जो गैस है वो कम घुला रहता है। और इस कारण गर्मी के दिनों में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर जीव जंतु होते हैं, उनको दिक्कत होता है ऑक्सीजन को लेने में। अगला क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए, गैस अगर लिक्विड में घुला है तो उसमें प्रेशर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है, गैस है, अंदर भी गैस घुला हुआ है। जितना प्रेशर आप हाई कीजिएगा ये मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर जाएगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, घुलेगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा, गैस और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी का बात करेंगे तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, तो गैस का सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करेंगे लिक्विड में तो ये बढ़ेगा कब, जब हम प्रेशर को हाई करेंगे तब। लेकिन टेम्परेचर को हाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी आपको बताएं सॉल्युबिलिटी वाला गैस और लिक्विड का, उसी पे हेनरी ने एक नियम बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस और लिक्विड के सॉल्युबिलिटी में, उसी के ऊपर हेनरी ने एक नियम बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ।
ठीक है, 1803 में इन्होंने दिया था। आपको दिन नहीं मतलब साल वाल नहीं याद करना है, आपको याद रखना हेनरी लॉ होता क्या है। तो देखिए हेनरी लॉ का सिंपल मतलब था, ये हो गया आपका लिक्विड, कोई भी हो गया, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा गैस है, कुछ गैस इसमें क्या हुआ है, घुला हुआ है, और कुछ गैस क्या है इसके ऊपर है। तो हेनरी का कहना था जे जो लिक्विड है इसके ऊपर वाला जो गैस है उसका जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, लिक्विड के अंदर जो गैस है उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड के अंदर जो गैस घुला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएगा उतना ज़्यादा गैस अधिक से अधिक घुलेगा। जो ऊपर हम लोग बात किए थे उसी को ये नियम बना दिए, ठीक है। तो ये कहता है इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जो गैस डिजोल्व है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है उसका जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैस जो होगा घुलेगा, ठीक है। इसी को इन्होंने कहा जो गैस जो घुला हुआ है, लिक्विड के अंदर जो गैस घुला हुआ है उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो गैस लिक्विड के ऊपर है उसके प्रेशर के, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैस जो होगा, ठीक है, वो लिक्विड में घुलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। जो भी डाउट्स होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना तो सॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा, 1-2 लेक्चर और है, उसके बाद हम इसका आपको PDF दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों लुसेंट सीरीज यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िए, लिखिए और नोट्स आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी डाउट्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको दूर करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका लुसेंट साइंस सीरीज जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका 14वां वीडियो है। 14 वीडियो बना चुके हैं, इसको मिलाकर आप सब के सब वीडियो को देखते जाइए और कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।